वेलकम बाय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट्स के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में उसका रहना बहुत ज़रूरी है। यदि वो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को फॉलो करता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी नेचर है वो क्या रहती है, हारमोनी में रहती है, हम हारमोनी में रहते हैं। तो ये जो आपका यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वभौम में व्यवस्था। सार्वभौम का मतलब ये हुआ कि जिस इंडिविजुअल की हम बात कर रहे थे, जिस फैमिली की हम बात कर रहे थे, जिस हम सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, अब हम उन सबको, जो हम अनडिवाइडेड सोसाइटी से हम पहुँचे थे, उसको अब हमें पूरी जो नेचर है, नेचर के साथ व्यवस्था में जीना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्वभौम व्यवस्था बोलते हैं। तो सार्वभौम व्यवस्था से पहले मैंने जो आपको पढ़ाया है, जैसे कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोएग्जिस्टेंस है क्या, कि हम कोएग्जिस्टेंस को समझें कि कैसे हमें कि कोएग्जिस्ट करता है, कि आई और बॉडी है वो आपस में उनकी नीड कैसे रिलेटेड है, कैसे आई बॉडी को रेगुलेट करता है। फिर हमने देखा कि जो हम कोएग्जिस्टेंस से कैसे जिएं, मतलब एक मानव संबंध पूर्वक हो कैसे अपने परिवार में, ठीक है ना, एक ह्यूमन अपने परिवार में, फिर वो सोसाइटी में, फिर वो अपना वर्ल्ड फैमिली के अंदर, जिसको हमने बोला अखंड समाज में कैसे जिए। अब हम बात कर रहे हैं कि परिवार से जो हम फैमिली एक फैमिली की बात कर रहे थे, परिवार में व्यवस्था की बात कर रहे थे, अब हमें विश्व परिवार तक उसको पहुंचाना है। तो हमें किस किस तरीके से उसे हमें यूनिवर्सल लेवल तक पहुंचाना है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक पहुंचाना है, तो उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो है इज़ द स्टेट ऑफ रियलाइजिंग द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज यूनिवर्स, कि हमें कैसे इंडिविजुअल से यूनिवर्स तक हम पहुँचेंगे, इसके बारे में हमें बताता है। जैसा कि हम देखें, जो मैनकाइंड है और वो जो नेचर है, ठीक है ना, उनके बीच में रिलेशन है, ये हमने पहले अंडरस्टूड किया। और हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के अंदर हमने देखा था कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि आप लास्ट लेक्चर के अंदर आप जाएंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के अंदर आपने देखा था कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं समाधान, प्रोस्पेरिटी कैसे आएगी, फेयरलेस ट्रस्ट कैसे आएगा, और कोएग्जिस्ट है, अस्तित्व जो है नेचर के साथ वो कैसे होगा, उन चीज़ों को भी हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि जो अपना अनडिवाइडेड सोसाइटी जो है, अखंड समाज है, उसके लिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमें एजुकेशन करना है थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार, स्ट्रीट प्ले के थ्रू, ठीक है ना। और हम वैल्यू एजुकेशन को जैसे कॉलेज में तो ला ही रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में तो आ ही गए, अभी अपने अदर कॉलेज आपका सीनियर सेकेंडरी प्राइमरी तक पहुँचे। इसके अलावा हमें देखना है कि अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड का, जैसे आप देखें बड़ी बड़ी संस्थाएं, जैसे आप बात करते हैं बड़ी जो बड़े बड़े लेवल पर जो संस्थाएं हैं, जैसे अमेरिका की कोई संस्थाएं, WHO है आपका, यूनिसेफ है, तो वो उन सभी को ये सोचना चाहिए कि हमें सोसाइटी के लिए, यदि हमें एजुकेशन, हेल्थ या प्रोडक्शन के लिए हमें वर्क करना है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन वहाँ पे आए। तो इस यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को हम कैसे पूरा करेंगे उसको हम यहाँ पे समझेंगे। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होता क्या है, एक बार मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर रेफर टू द एफर्ट of a individual to have a systematic arrangement of entire universe which initiate with the individual itself, कि एक इंडिविजुअल से लेके हम वर्ल्ड फैमिली तक उस चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं। ह्यूमन वैल्यू के अंदर जो चीज़ें हमने सीखी हैं, तो वो आपका यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर कहलाएगा। ये शुरुआत हमें किससे करनी है, एक इंडिविजुअल से करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, म्यूचुअल हैप्पीनेस है तो म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी भी होगी, ठीक है ना। राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप है तो म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है। और अपना आप देखें, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका फिजिकल फैसिलिटी है तो म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी भी होती है। फिर हमने देखा था कि ये जो म्यूचुअल हैप्पीनेस है, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी है, ये हमें अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी में हेल्प करती है। और ये हम लार्जर ऑर्डर में आए तो फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल भी करती है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को क्या करती है, पूरा करती है। हम देखें कि मानव का लक्ष्य होता क्या है। मानव का लक्ष्य यदि हम देखें तो सबसे पहले शुरुआत होती है एक परिवार से, ठीक है ना, परिवार के हर व्यक्ति से शुरुआत होती है, ठीक है ना। फिर परिवार से हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हम समाधान की हम बात कर रहे थे, राइट अंडरस्टैंडिंग हर व्यक्ति में हो, हर फैमिली के अंदर हो, फैमिली क्लस्टर के अंदर हो, वो धीरे धीरे आपका जो कम्युनिटी है, विलेज लेवल है, वहाँ पे वो पहुँचे, एक परिवार से समाज में पहुँचे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट अंडरस्टैंडिंग आपको भी बताती है कि फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप तो है ही अपना, और हम अपने पास फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशन के साथ
हम क्या कर रहे हैं, हमें राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो आपका न्याय है, न्याय की हमने बात की थी, ठीक है ना, कि न्याय समाज में जो भी लोग हैं वो आपके क्या रहें, भय से रहित रहें, फेयरलेस रहें। तो कहीं ना कहीं भय से मुक्त तब होंगे जब वो क्या होंगे, आपको पता हो कि वो क्या हों, ट्रस्ट में होंगे। समाज में लोग ये मानेंगे कि यहाँ पे न्याय व्यवस्था है, यहाँ विश्वास है। तो वहाँ पे समाज के अंदर क्या रहेगा, जो वर्ल्ड फैमिली है वो उसके अंदर एक स्पिरिट आएगी ह्यूमन वैल्यू की, कि हम आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं। यदि एक इंडिविजुअल डिस्टर्ब है तो वो फैमिली, वो सोसाइटी और वो वर्ल्ड फैमिली तक वो चीज़ें जाएंगी। तो हमें ये देखना है कि हमें उस व्यवस्था को, उस अरेंजमेंट को हमें क्या करना है, बना के रखना है। जैसे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस, ह्यूमन बीइंग, रियलाइजेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप हमें रखनी है। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं, वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के अंदर। तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले आता है धीरता। धीरता को हम बोलते हैं प्रिजर्वेंस, ठीक है ना। प्रिजर्वेंस ये बता रहा है कि यदि हम सभी ऑल का एनकम्पासिंग सॉल्यूशन इज़ टू अंडरस्टैंड एंड लिविंग इन हार्मनी एट द 4 लेवल, कि हमने जो 4 लेवल पहले पढ़े हैं उन सभी लेवल पर यदि हम हार्मनी में हैं तो वो क्या बताती है, धीरता के बारे में बताती है। फिर आता है वीरता। वीरता के अंदर हम ये बात करते हैं वही ऑल एनकम्पासिंग सॉल्यूशन टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मनी 4 लेवल। बस इसमें हमने एक चीज़ ऐड कर दी कि आई एम रेडी टू हेल्प अदर गेटिंग एश्योर्ड ऑफ इट, कि मैं तैयार हूँ, सामने वाले की हेल्प के लिए तैयार हूँ। आपने देखा होगा कि जब समाज में इस तरीके की सिचुएशन आती है तो कुछ लोग हमेशा एक वीर की तरह, ठीक है ना, वो ब्रेवरी दिखाते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं और उसको देख के अलग जो अदर पर्सन है वो भी मोटिवेट होते हैं, वो भी ब्रेवरी दिखाते हैं। फिर हम बात करते हैं उदारता की यदि हम बात करें, जेन्युइनिटी जिसको हम बोलते हैं, उदारता आपको हेल्प क्या करता है कि यदि मैं रेडी हूँ, ठीक है ना, अपने अपने आप को, अपनी वेल्थ को अपनी सोसाइटी के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है ना, मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता, मैं सोसाइटी के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई सेल्फ बॉडी वेल्थ टू हेल्प द अदर गेटिंग एश्योर्ड, कि मैं दूसरे को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मैं मानूंगा कि मैं उदार हूँ। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है ह्यूमन बींग के लिए। काइंडनेस की हम बात करें, दया, तो आपको पता ही है कि एक ह्यूमन ही है जो ह्यूमन के दर्द को समझ सकता है। जैसा एक ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो दूसरा ह्यूमन उसकी प्रॉब्लम या परेशानी को समझ सकता है, क्योंकि स्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है। कुछ समय पहले वो पर्सन भी डिस्टर्ब रहा होगा उस चीज़ से। तो यहाँ पे काइंडनेस दिखाना ज़रूरी है कि जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी उस समय हो सकता है कि किसी ने मेरी मदद की हो, तो आज मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं उसकी मदद करूँ। तो वहाँ काइंडनेस की हम बात करते हैं। कृपा की यदि हम बात करें तो कृपा के अंदर हम ये देखते हैं कि मेरी एबिलिटी है कि मैं दूसरे को हमेशा कि दूसरा जिसकी योग्यता कम है मैं उसको हेल्प करता हूँ, मैं उसको समझाता हूँ। वो गलत होता है तो मैं उसको उसके योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करता हूँ, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ कि उसको मैं मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचा सकूँ। तो वो कहलाता है कृपा या बेनिफिशियल कहलाता है। फिर है कंपेशन, करुणा, ठीक है ना। करुणा की यदि हम बात करें तो करुणा का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो है, जो ह्यूमन बीइंग के हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनके पास योग्यता भी नहीं होती, सोर्स भी नहीं होती, लेकिन वो हमेशा रेडी रहते हैं कि हमें इस तरीके का वर्क मिले, हम सोसाइटी की हेल्प के लिए कुछ काम करें। तो ये कहलाता है, आपका कंपेशन कहलाता है। फिर हम बात करेंगे कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको वास्तुमूल बोलते हैं, जो आपकी नेचर के अंदर वास्तुमूल देखे जाते हैं। जैसे यूटिलिटी वैल्यू, उपयोगिता मूल्य ये है कि यदि मैं अपने रोल को पूरा करता हूँ, मैं फिज़िकल फैसिलिटी की हेल्प से नर्चर प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी के नर्चर प्रोटेक्शन के लिए तैयार हूँ और मैं उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता हूँ, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था कि सेल्फ रेगुलेशन मैं कर रहा हूँ, तो वो यूटिलिटी, उपयोगिता मूल्य माना जाएगा। फिर आता है आपका कला मूल्य, जिसको हम आर्टिजन वैल्यू बोलते हैं। कला मूल्य क्या रहता है कि मैं अपने नॉलेज से, अपनी आर्टिजन वैल्यू से मैं क्या करता हूँ, दूसरे को हेल्प करता हूँ। वी मस्ट नोट दैट इफ़ हैज़ यूटिलिटी वैल्यू देन ओनली थिंक अबाउट द आर्टिजन वैल्यू, कि यदि मेरे पास यूटिलिटी वैल्यू थी, जैसे मैंने अपनी हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन किया, मैंने अपनी बॉडी को नर्चर प्रोटेक्ट किया, मैंने अपनी बॉडी को मीन्स जो भी चाहिए थे
उनको दिलाया और मैंने कंट्रोल किया अपनी बॉडी को, तो ऐसे मैं उस चीज़ को दूसरे को भी सिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं कला मूल्य को बढ़ावा दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके जो आपका यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है उसमें हेल्प करती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।